चलो ध्यान रखना, जब सबकी फेसिंग सेम डायरेक्शन में होती है, चाहे वो नॉर्थ हो, साउथ हो, ईस्ट हो या वेस्ट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम क्या करते हैं, हम अपने काम को आसान बनाने के लिए अपना राइट हैंड और इनका राइट साइड सेम रखते हैं, अपना लेफ्ट साइड और इनका लेफ्ट साइड सेम रखते हैं। यानी हम इस वाली सीट को मान लेते हैं लेफ्ट हैंड यानी बायां छोर, और इस वाली सीट को मान लेते हैं राइट हैंड यानी दाहिना छोर। ठीक है, क्लियर है? यस, आई हैव शेयर्ड इट ट्वाइस। जिसने पहली बार में नहीं डाउनलोड किया होगा वो अब डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना है। ठीक, किसी भी एक सीट से राइट जाना हो तो हम उसके राइट साइड चलेंगे, लेफ्ट जाना हो तो इसके लेफ्ट साइड आना है। आओ अब बस इतना ही ध्यान में रखना है स्ट्रेट लाइन के केस में। अब जैसे यहां पर देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है 8 पर्संस पी क्यू आर एस टी यू बी एंड डब्ल्यू आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग साउथ। अब देखो सभी की फेसिंग साउथ बताई गई है, सभी की फेसिंग किसी भी एक डायरेक्शन में हो, हम एक तरीके से चाहें तो अपना काम कर सकते हैं, कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, ये दिमाग में रखना है। बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, 3 ऑफ देम आर नॉट मेल्स, इनमें से 3 जो है वो पुरुष नहीं है। इसका मतलब जो 8 हैं, 8 में से 5 पुरुष होंगे। मेल को हम प्लस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मेल कितने होंगे? 5। और 3 महिलाएं होंगी, तो 5 पुरुष होंगे और 3 महिलाएं होंगी। समझ में आई बात? बोला गया क्यू इज अ मेल, क्यू पुरुष है, तो क्यू एक पुरुष मिल गया, 5 में से एक पुरुष मिल गया, कौन? क्यू। नेक्स्ट बोला गया देर आर 2 पर्सन बिटवीन क्यू एंड पी, क्यू और पी के बीच कितने पर्सन है? 2। याद रखना, हमने पढ़ा है पहले भी, पर्सन अगर 2 होंगे तो पोजीशन कितनी होगी? थर्ड होगी, है ना? तो पर्सन 2 हैं तो हम कह सकते हैं पी से क्यू की पोजीशन जो होगी वो थर्ड होगी। ठीक है, पी से क्यू की पोजीशन क्या होगी? थर्ड होगी। यू इज नॉट अ फीमेल, यू महिला नहीं है, यू महिला नहीं है तो यू पुरुष होगा, यू महिला नहीं है तो यू क्या होगा? पुरुष होगा। तो यू इज नॉट अ फीमेल एंड इज सिटिंग बिटवीन डब्ल्यू एंड क्यू। अब यू के बारे में बताया गया, यू जो है वो डब्ल्यू और क्यू के बीच में बैठा है, यानी यू के किसी एक और डब्ल्यू होगा, दूसरी ओर क्यू होगा, तो यू जो है वो डब्ल्यू और क्यू के बीच कहीं है। अभी देखो यहां कहीं नहीं पता है कौन लेफ्ट में है कौन राइट में है, हमने एरो का निशान नहीं लगाया। हम एरो का निशान वहीं लगाते हैं जहां हमें लेफ्ट राइट की जानकारी होती है, जहां हमें लेफ्ट राइट की जानकारी नहीं होती वहां हम एरो का निशान नहीं लगाते। अब देखिए अगला क्या है, बेटा मैंने लिंक शेयर किया है, राम की बेटा मैंने लिंक शेयर किया है, उस लिंक से डाउनलोड कर लो। ये क्या आप पढ़ रहे हो, आप कहां पहुंच गए? मैं लिंक क्यों शेयर करूंगा फिर? लिंक को डाउनलोड करो फटाफट। देखो यू इज नॉट अ फीमेल, यू महिला नहीं है, एंड इज बिटवीन डब्ल्यू एंड क्यू, डब्ल्यू और क्यू के बीच में यू है। अच्छा नेक्स्ट देखो, एस इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ यू, यू के बाईं ओर दूसरे स्थान पर एस है, यू के बाईं ओर दूसरे स्थान पर एस है, तो यू के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है? एस है। वी अ मेल इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एस, तो वी एक पुरुष है और वी जो है वो एस के निकट नहीं बैठा है, मतलब एस के पहले स्थान पर वी नहीं है, एस के पहले स्थान पर वी नहीं है। द वन हु इज ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड ऑफ द लाइन इज अ फीमेल, बोला गया जो पंक्ति के बाईं छोर पर होगा, पंक्ति के बाईं छोर पर जो होगी वो महिला होगी। जैसे ये पंक्ति हुआ 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 जने हैं। 8 जनों में से जो बाईं छोर पर बैठेगी वो एक महिला होगी, यहां पर बैठने वाली क्या होगी? महिला होगी। ये बस ध्यान रखना, ठीक है?
आर सिट्स बिटवीन टी एंड क्यू। आर जो है वो टी और क्यू के बीच में बैठा है। आर किसके किसके बीच में? टी और क्यू। मतलब आर के किसी एक और टी होगा, दूसरी ओर क्यू होगा। अब ये नहीं पता दाएं बाएं, लेकिन होगा जरूर, एक और टी और दूसरी ओर क्यू। तो आर सिट्स बिटवीन टी एंड क्यू। द इमीडिएट नेबर ऑफ आर नॉट फीमेल्स। तो आर के जो पड़ोसी हैं वो महिलाएं नहीं है, यानी ये दोनों पुरुष हैं। क्यू भी पुरुष और टी भी पुरुष। आर के निकट वाली महिला नहीं है। आर के निकट महिला नहीं है, तो अब आर के निकट ये दो है, यानी ये दोनों पुरुष होंगे। क्यू पुरुष होगा और टी भी पुरुष होगा। चार पुरुष मिल गए, क्यू यू वी टी। क्यू यू वी टी ये सारे पुरुष हैं, क्यू यू वी टी। ठीक है, चार तो मिल गए। नेक्स्ट, नो फीमेल्स कैन सिट टुगेदर इन अ सिटिंग अरेंजमेंट। कोई भी महिला एक दूसरे के आसपास नहीं है, यानी एक महिला के पास में दूसरी महिला नहीं बैठेगी। किसी एक महिला के पास दूसरी महिला नहीं बैठेगी। क्यू सिट्स फिफ्थ फ्रॉम द राइट एंड। अब क्यू के बारे में बता दिया, क्यू दाएं छोर से पांचवी सीट पर है। ये हमारा दायां छोर, इससे पांचवी सीट आओ। एक दो तीन चार पांच, पांचवी सीट पर कौन है? क्यू है। दाएं छोर से पांचवी सीट पर कौन है बेटा? क्यू है। तो बेटा ये हमने पुट कर लिया, ठीक है, क्लियर है। अब आइए चलिए जरा बाकी जानकारियों को देखते हैं, बाकी जानकारियों को पुट करते हैं। अब देखो हमें पता है क्यू के एक और यू और डब्ल्यू आना है। अभी ये नहीं पता बाईं ओर आना है या दाईं ओर, हम दोनों तरफ रख के देखेंगे। अगर हम क्यू के बाईं ओर यू रखें और यू के बाईं ओर डब्ल्यू रखें, क्यू यू डब्ल्यू इस प्रकार से रखें, तो देखो हमें पता है यू के बाईं ओर दूसरे स्थान पर एस भी आना चाहिए। यू के बाईं ओर दूसरा कौन होना चाहिए? एस। तो क्या यू के बाईं ओर दूसरा एस हो सकता है, यानी इस सीट पर एस आ सकता है? आ सकता है। ध्यान रखिए एस और वी पड़ोसी नहीं होने चाहिए, एस और वी पड़ोसी नहीं है। और देखो क्यू से तीसरे स्थान पर कौन आएगा? पी। अब अगर क्यू यहाँ है, बाईं ओर तीसरा स्थान जा नहीं सकते क्योंकि सीटें भरी हुई हैं, तो दाईं ओर तीसरा स्थान चलेंगे, पहला दूसरा तीसरा। यहाँ कौन आ गया? पी आ गया। अब देखो ये रख लिया, ये रख लिया। अब जरा यहाँ आओ, क्यू के एक और आर और टी भी है, ये भी पता है। तो क्यू के एक साइड आर और आर के दूसरी साइड टी। ध्यान रखना क्यू आर टी ये तीनों क्या है? पुरुष हैं। क्यू आर टी ये तीनों क्या है? पुरुष हैं। आर नहीं, क्यू और टी पुरुष है, अभी जो पता है। अब देखो इसमें से बचा कौन? इसमें से एक ही व्यक्ति बच रहा है, और वो व्यक्ति कौन? वी। कौन बच रहा है? वी बच रहा है। वी बच रहा है। तो देखो बेटा वी भी एक पुरुष है, वी भी एक पुरुष है, और टी भी एक पुरुष है ना? चार पुरुष हैं, क्यू यू वी टी। क्यू यू वी और टी, इन चार के बारे में हमें पता है। अब देखो चूंकि हमें यह पता है कि एस बेटा एक महिला है, एस क्या है? महिला है। और हमें ये एक जानकारी और मिली थी कि दो महिला एक साथ नहीं बैठ सकती, दो महिला एक दूसरे के आसपास नहीं बैठ सकती। तो चूंकि एस अगर महिला है, तो जो एस के पास वाली है ये डब्ल्यू, ये डब्ल्यू अब महिला संभव ही नहीं है। डब्ल्यू महिला संभव ही नहीं है, क्योंकि डब्ल्यू को महिला बना देंगे तो ये दोनों महिलाएं एक दूसरे के आसपास बैठ जाएंगी, जो कि संभव नहीं है। इसका मतलब डब्ल्यू एक पुरुष होगा। अब बात ही खत्म, पांच पुरुष मिल गए, यानी जो बचे हैं वो महिलाएं होंगी। तीन महिला थी, तो पी आर और एस ये तीन महिला हो गई, बाकी सारे पुरुष हो गए, और इनकी सीटिंग प्लेसमेंट भी हो गई। बोलो समझ में आया? बिल्कुल गरिमा, ये सीटिंग अरेंजमेंट का डिपार्टमेंट। अब देखो क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सी जानकारी सही है? टी इज अ फीमेल, नहीं टी तो मेल है। आर इज अ मेल, नहीं आर तो फीमेल आई है। एस इज ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, आर के इमीडिएट लेफ्ट में एस नहीं है, तीसरा भी गलत। एस सिट सेकंड टू द राइट ऑफ यू, यू के सेकंड राइट में एस नहीं, यू के सेकंड राइट में तो आर है, चारों गलत। आंसर होगा नन ऑफ दीज। आंसर क्या होगा? नन ऑफ दीज। कृशांक ठीक। सेकंड क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर बिटवीन टी एंड वी। टी और वी के बीच कितने हैं? कितने लोग हैं? एक ही तो है, टी और वी के बीच एक ही व्यक्ति है, पी। तो हमारा आंसर होगा 1।
यानी ऑप्शन फोर्थ 1, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऑप्शन चौथा। ठीक। हु अमंग द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स एट द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द लाइन। वॉइस प्रॉब्लम है। आनंद एंड आकांक्षा को वॉइस प्रॉब्लम है क्या? आप लोगों तक मेरी आवाज आ रही है, सभी बच्चों तक? और किसी को प्रॉब्लम? शिवानी को है, सैजल को है? किस तरह की प्रॉब्लम है? अब आवाज आ रही है ना? हर्षिता, गरिमा को प्रॉब्लम है, नेहा वॉइस इशू है, पहले नहीं आ रही थी। अब ये वॉइस इशू का इशू क्या है? अब बताओ, अब आवाज आ रही है? अब बेटर है? यस, अब आ रही है ना? इशू है अभी भी? चलो कोई बात नहीं, अब चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे थे, हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स एट द एक्सट्रीम एंड। एक्सट्रीम एंड पे कौन कौन है? एस और बी है। हमारा आंसर एस एंड बी हो जाएगा। पहले क्लियर थी ज्यादा? अच्छा, माइक मैंने हटा दिया। अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं माइक से ज्यादा क्लियर थी, तो माइक मुझे लगाना पड़ेगा। हम्म आवाज गूंज रही है आनंद? थर्ड में क्या बोला गया? हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू। क्यू के लेफ्ट में कौन है? थर्ड क्वेश्चन का आंसर यू है बेटा। थर्ड क्वेश्चन का आंसर मनीष राम की, किसने पूछा था थर्ड क्वेश्चन? मनीषा। थर्ड क्वेश्चन का आंसर यू है, यू। एस के लेफ्ट में कौन है? सॉरी, क्यू के लेफ्ट में कौन है? क्यू के लेफ्ट में यू है। क्यू के लेफ्ट में यू है। ठीक है मनीषा, मनीषा चौधरी। पांचवा क्वेश्चन क्या है? व्हाट ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप ऑफ फीमेल। फीमेल कौन कौन है? फीमेल कौन कौन है? बेटा मनीषा, अभी हमने बात किया था थोड़ी देर पहले, क्या कि जब सभी की फेसिंग सेम डायरेक्शन में होती है तो हम अपना राइट इनका राइट सेम रखते हैं और अपना लेफ्ट और इनका लेफ्ट सेम रखते हैं।
रो का लेफ्ट और हमारा लेफ्ट सेम हो जाता है, रो का राइट और हमारा राइट सेम हो जाता है। कब? जब सबकी फेसिंग सेम हो। तो जब आपसे बोला गया क्यू के लेफ्ट, तो जब हम रो में नॉर्मल जा रहे थे लेफ्ट इधर ही, तो अभी क्यों नहीं जाएंगे इधर? मनीषा चौधरी, समझ में आई बात? अरे सामने वाली फेसिंग साउथ भी तो हो सकती है, आपके सामने की फेसिंग साउथ भी हो सकती है। बस वही कर लिया हमने। फीमेल कौन कौन है? तो एस आर और पी। एस आर पी, एस आर पी यानी ऑप्शन थर्ड एस आर पी। चलो, ये 5 क्वेश्चन हो गए, अब इस पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हाँ एक्सट्रीम एंड पे एस वी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो 5 6, बोला गया 8 फ्रेंड्स पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू आर सीटेड इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। W इज एट द एक्सट्रीम राइट एंड ऑफ द लाइन। तो पहले लाइन बना लो, 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। और बोला गया पहला लाइन क्या है? W इज एट द एक्सट्रीम राइट एंड ऑफ द लाइन। W जो है वो पंक्ति के दाईं छोर पर है। तो दाईं छोर पे किसे रख लिया? W को रख लिया। ओनली 4 पर्सन सिट बिटवीन W एंड R। W और R के बीच 4 व्यक्ति हैं, यानी 4 व्यक्ति के बाद R आएगा। 1 2 3 4, 4 के बाद किसे रख लिया? R को। W और R के बीच में 1 2 3 4 व्यक्ति आने चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट, बोथ Q एंड U आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ R। R के नेबर कौन कौन है? Q और U। इसका मतलब Q और U में से कोई एक लेफ्ट में होगा और दूसरा राइट में होगा, क्योंकि R की सीट आ चुकी है। तो Q और U की सीट इन्हीं दोनों में से होगी। Q और U की सीट इन्हीं दोनों में से होगी। बोलो जी, ये क्लियर है? अब वीडियो क्लियर नहीं है? मुकुल, और किसी को वीडियो में प्रॉब्लम है? भैया और किसी को वीडियो ऑडियो में प्रॉब्लम है? बच्चा मेरा, वो क्वेश्चन अलग था, ये क्वेश्चन अलग है। पहले क्वेश्चन में मैंने राम को रवि कहा, दूसरे क्वेश्चन में सीता को रवि कहा। तो दोनों क्वेश्चन का आपस में क्या संबंध है? आनंद बेटा, मैंने क्या बोला? आप मेरी बात को सुनकर समझ नहीं रहे हैं। आप लोग सुनते नहीं। मैं 4 बार एक बात को बोल चुका हूं, ध्यान से सुनो। ट्राई टू बी अ गुड लिसनर। अगर मैं कोई स्टेटमेंट बोल रहा हूं तो उसके पीछे एक पॉइंट है। क्या मैंने बोला था? जब, लिख लो ये, सबका फेस किसी एक दिशा में हो तो वो, तो फिर दिशा का कोई असर नहीं पड़ता है। लिख लो तो इसको। हम अपनी सुविधा अनुसार उनका मुख
हम अपनी सुविधा अनुसार उनका मुख बना सकते हैं, अपनी सुविधा अनुसार उनका मुख, उन सभी का, उन सभी का मुख तय कर सकते हैं। अगर इसमें कष्ट है, ये समझने में जरा भी अगर आपको कष्ट है, किसी को भी, अब अगर इस बात को समझने में किसी को भी कोई कष्ट हो, तो फिर आप वही कीजिएगा जो प्रश्न में बोला जा रहा है। ठीक है, अगर इसे समझने में कोई दिक्कत, कोई कष्ट लग रहा है, कोई कंफ्यूजन लग रहा है, तो भूल जाओ, फिर इसे बिल्कुल वैसे ही भूल जाओ जैसे अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड को भूलते। तो इससे पुरानी गर्लफ्रेंड समझकर भूल जाना है। ठीक, ये बात समझ में आ गई तो ठीक है। अच्छा अच्छा, हाँ वॉइस ब्रेक, आज ही प्रॉब्लम ऐसा आ रहा है, पता नहीं क्यों। ठीक, ये ध्यान रखना बच्चे। अगर ये नहीं समझ में आ रहा और ये आप नहीं समझना चाहते हैं, ये अगर आप नहीं समझना चाहते हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं। ठीक है, और वो काम क्या है? नॉर्थ फेसिंग के लिए, नॉर्थ फेसिंग के लिए आप ये बना लो, अपना राइट साइड, इनका राइट साइड सेम रखो, अपना लेफ्ट साइड और इनका लेफ्ट साइड सेम रखो, नॉर्थ फेसिंग के लिए। और साउथ फेसिंग के लिए क्या करें? अब नीचे की ओर देखेगा, किधर देखेगा? नीचे की ओर देखेगा, नीचे की ओर। साउथ फेसिंग में ऐसे बना लेना, खुश। और जब साउथ फेसिंग का बनाओगे, साउथ फेसिंग का, तो जो हमारा राइट था वो इनका लेफ्ट होता है, जो हमारा लेफ्ट है वो इनका राइट होता है, यानी हमारा लेफ्ट राइट, इनका लेफ्ट राइट उल्टा हो जाता है, उल्टा कर देते हैं, उल्टा। यार आप लोगों का ही मजा है, यहाँ दिल्ली में तो बाप रे, इतनी गर्मी भाई, मेरे इतनी गर्मी है, ऊपर से ये लाइट की गर्मी, और दिमाग खराब हो गया है। अब आपकी क्लास है, इसके बाद 45 मिनट्स का ब्रेक है, तो पहले थैंक यू वेरी मच कार्तिकेय। हाँ यार, आगरा में भी बहुत गर्मी होगी, समझ सकता हूँ, बहुत ज्यादा। चलो ठीक, अब ये ध्यान रखना। तो अभी हम लोग कर रहे थे क्या, बोथ क्यू एंड यू आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ आर। आर के दो नेबर हैं, क्यू यू, लेकिन ये नहीं बताएगा कौन सा राइट में कौन सा लेफ्ट में, लेकिन हमें इतना तो खबर लग गया है, दोनों में से कोई एक राइट में होगा और दूसरा लेफ्ट में होगा। ठीक है, ओनली टू पर्सन सिट्स बिटवीन यू एंड टी। यू और टी के बीच दो व्यक्ति बैठ गए जी। अब यू और टी के बीच दो व्यक्ति बैठ गए, इसको लिख लो अलग से। क्यों अलग से क्यों लिख रहे हैं? व्यक्ति दो होगा तो पोजीशन थर्ड होगा। अलग से इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि अभी यू का सीट तय नहीं है, यू का सीट अभी तय नहीं है। यू यहां भी हो सकता है, यू यहां भी हो सकता है, तो अभी ये तय नहीं है, इसलिए हम लोग इधर नीचे लिख लें कि अगर यू और टी के बीच पर्सन दो हैं तो इनकी आपस की पोजीशन तीसरी होती है। तो पर्सन जितने भी होते हैं उसको पोजीशन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग वन ऐड करते हैं, है ना। चलो नेक्स्ट, टी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ डब्ल्यू। टी जो है वो डब्ल्यू का पड़ोसी नहीं है, टी डब्ल्यू का पड़ोसी नहीं है। आप चाहो तो यहां भी लिख लो, क्योंकि डब्ल्यू को बिठा दिया है, यानी इस वाली सीट पर टी नहीं आएगा, इस वाली सीट पर टी नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो क्या बोला गया, वी सेट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी। अच्छा, पी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन आ जाएगा? वी। पी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन आ जाएगा? वी। ध्यान से देखो,
P और V को अगर हमें यहां पुट करना है तो हमारे पास क्या क्या जगह है। जैसे मान लीजिए P को हम यहां रखें तो क्या इसके बाईं और दूसरी सीट V के लिए मौजूद है? नहीं है। इसका मतलब P को हम यहां नहीं बिठा सकते। P को यहां बिठाएं तो बाईं और दूसरी सीट पर V आना चाहिए, दूसरी सीट पर V संभव नहीं। P को यहां बिठाइए, बाईं और दूसरी सीट पर V नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ Q या U में से एक आएगा। इसका मतलब P तो यहीं आएगा और इसके बाईं और दूसरी सीट पर कौन आ जाएगा? V आ जाएगा। बाईं और दूसरी सीट पर कौन आ जाएगा? V आ जाएगा। अब जरा ध्यान से देखो कि U से तीसरा T होना चाहिए, U से तीसरा T। अब U को यहां रखे तो बाईं ओर तो 3 सीटें हैं नहीं और दाईं ओर तीसरी सीट पर T आना चाहिए। तो पहली, दूसरी, तीसरी, तीसरी सीट पर तो V है, तो इसका मतलब T नहीं आ पा रहा, इसका मतलब U यहां संभव नहीं है। तो यहां फिर कौन आ जाएगा? Q, और Q के यहां आते ही U यहां आ जाएगा और U से तीसरे स्थान पर T आना चाहिए, U से तीसरा होना चाहिए T। पहला, दूसरा, तीसरा, कौन आ गया? T आ गया। अब अगर ध्यान से देखो, P आ गया, Q आ गया, R आ गया, S बचा है तो S को डाल दिया, फिर देखो T भी आ गया है, U भी आ गया है, V भी आ गया है, W भी आ गया है, सभी आ गए, PQRSTUV W। ठीक मनोज, बिल्कुल। छठा क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ T विथ रेस्पेक्ट टू R? R के रेस्पेक्ट में T कहां है? तो R के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, यानी हमारा आंसर होगा सेकंड टू द लेफ्ट, सेकंड टू द लेफ्ट, सेकंड टू द लेफ्ट, यानी पांचवा ऑप्शन आंसर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल मनोज। चलो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग V? V को लेकर क्या सच बात कही जा रही है? तो पहला ऑप्शन क्या है? ओनली 3 पर्सन सिट्स बिटवीन V एंड W। V और W के बीच 3 व्यक्ति हैं। अरे भैया 2 ही हैं, तीसरा तो है ही नहीं, तो पहला ऑप्शन गलत है, ये बात सच नहीं है। ओनली 1 पर्सन सिट्स टू द राइट ऑफ V। V के दाईं ओर एक ही व्यक्ति बैठा है। नहीं भाई, V के दाईं ओर तो 3 व्यक्ति बैठे हैं, V के दाईं ओर 3 व्यक्ति बैठे हैं। एक व्यक्ति बैठने वाली बात भी गलत हो गई, सेकंड ऑप्शन भी गलत है। तीसरा ऑप्शन, P सिट्स ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ V। P सिट्स ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ V। V के ठीक दाएं P बैठा है, नहीं, V के ठीक दाईं ओर तो S दिख रहा है, तो ये भी बात गलत है। चौथा, बोथ T एंड Q आर नेबर्स ऑफ V। बोथ T एंड Q आर नेबर्स ऑफ V। T और Q क्या है? V के पड़ोसी हैं। V के पड़ोसी तो Q और S है। पहला वाला राम की बेटा ट्रू नहीं है। ध्यान से देखना, सवाल क्या बोला गया? V और W के बीच 3 व्यक्ति हैं। क्या V और W के बीच 3 व्यक्ति हैं? केवल 2 ही तो हैं, एक S और एक P। तो V और W के बीच 3 व्यक्ति है ही नहीं, 2 ही है, इसलिए पांचवा आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स एट द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड ऑफ द रैंक? लेफ्ट हैंड पर कौन बैठा है? T बैठा है, आठवें का आंसर। हाउ मेनी पर्सन आर सीटेड बिटवीन W एंड P? W और P, W और P, कितने लोग बैठे हैं W P के बीच में? तो देखो बेटा, P यहां, W यहां, कोई नहीं बैठा है, कोई नहीं बैठा है, नन, नन आंसर करेंगे, नन, कोई भी नहीं बैठा है। और 10वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन U एंड T? U और T के बीच कौन कौन बैठा है? तो एक Q और एक R बैठा है। U और T के बीच में कौन कौन है? QR, तो हमारा आंसर हो जाएगा QR। ठीक है, देखो 11 से 15 मैं आप लोगों के लिए होमवर्क छोड़ रहा हूं, 11 से 15 मैं आप लोगों के लिए होमवर्क छोड़ रहा हूं। अब थोड़ा मुद्दे की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 से 20 करते हैं, 16 से 20। 11 से 15 बिल्कुल इसी टाइप पर है, इसी पैटर्न पर है, तो ये बनाकर देखिएगा। 11 से 15, हम लोग बढ़ते हैं 16 से 20 पर। 16 से 20, टीना कुमारी 8 वाला बताना। बहुत स्लो है टीना आप, या आपका मैसेज आते हैं बहुत स्लो। एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड मतलब पंक्ति के बाईं छोर पर कौन बैठा था?
तो बाईं छोर में पहला व्यक्ति कौन बैठा था? तो टी बैठा था, टी, यानी दूसरा ऑप्शन होगा आंसर। ठीक है टी ना? अरे बेटा मैंने, जानते हो, मैंने टाइपिस्ट को आंसर भी बना कर दिया है, वो टाइपिस्ट टाइप ही नहीं कर रहा था। रुको आज डांटता हूं उसे। जैसे सर्कल में देखो, सर्कल में जैसा था ना बेटा, सॉल्यूशन भी था नीचे, आंसर भी थे सर्कल वाले में। इसमें भी मैंने बोला था करने के लिए, वो कर ही नहीं रहा अभी। अब आज डांटता हूं, मिल जाएगा तो मैं कल फिर वो उसको अपलोड कराकर लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक, चलो अब 16वें क्वेश्चन को समझना। 16वें से करते हैं। देखो 16 से 20 का केस है क्या? बोला गया 10 पीपल आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रोज। अब कितने लाइन हो गए? 2 लाइन हो गए। ठीक है, containing 5 people each in such a way that there is an equal distance between them. 5 people are facing south and 5 people are facing north. देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है जहां बताया जाएगा 2 पैरेलल रो में लोग बैठे हैं जिनमें से 5 नॉर्थ फेसिंग है और 5 साउथ फेसिंग है, तो ध्यान रखिएगा मेरी एक बात को। हम लोग क्या करते हैं, जो ऊपर वाला रो होता है ना, वो होता है हमारे लिए नॉर्थ साउथ फेसिंग, ऊपर वाला। ऊपर वाला रो साउथ फेसिंग होगा, यानी इसकी फेसिंग क्या मानी जाएगी? साउथ। साउथ में क्या ध्यान रखना, इस साइड चलना है लेफ्ट और इस साइड चलना है राइट। हमारा राइट लेफ्ट और साउथ का लेफ्ट राइट उल्टा होता है। हमारा लेफ्ट राइट और साउथ का, साउथ फेसिंग का लेफ्ट राइट उल्टा होता है। और नीचे वाली रो को नॉर्थ फेसिंग मानते हैं। तो नॉर्थ फेसिंग का राइट लेफ्ट हमारा राइट लेफ्ट के सेम होगा, और साउथ फेसिंग का राइट लेफ्ट हमारा राइट लेफ्ट के ऑपोजिट होगा। ये बात ध्यान से समझ लो, है ना बेटा? क्लियर? चलो अब आगे बढ़ते हैं। ग्यारहवां क्वेश्चन क्या? हु अमंग द फॉलोइंग आर नेबर्स? इनमें से पड़ोसी कौन कौन है? क्वेश्चन नंबर 11 ये है आनंद। इनमें से पड़ोसी कौन कौन है? एक दूसरे के पड़ोसी, मतलब यही हुआ नेबर्स ऑफ ईच अदर। चल चल अब स्टार्ट करते पॉइंट से। बोला गया आई डज नॉट सिट एट एनी ऑफ द एंड्स। आई पंक्ति के किसी छोर पर नहीं। अब यहां देखो प्रॉब्लम ये है, हमें ये नहीं बताया गया आई नीचे वाली पंक्ति में है या ऊपर वाली पंक्ति में। ये कहां अभी पता है? नहीं पता है ना। तो 4 छोर हैं हमारे पास, 2 नॉर्थ फेसिंग के और 2 साउथ फेसिंग के। 2 नॉर्थ फेसिंग के और 2 साउथ फेसिंग के। इनमें से किसी पर भी नहीं होगा, इनमें से किसी पर भी नहीं होगा, इनमें से किसी पर भी नहीं होगा आई। चलो I does not sit at any of the ends. The one who is facing T sits second to the left of D. जो T को फेस कर रहा है, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, यानी जो T के सामने है वो व्यक्ति D के बाईं को दूसरा है। यानी कोई एक व्यक्ति है जो T के सामने बैठा है और ये व्यक्ति D के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। ये व्यक्ति डी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। ये समझ में आया? द वन हु इज फेसिंग टी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी। जो व्यक्ति टी के सामने है वो डी के लेफ्ट में। देखो अभी हमें ये नहीं पता फिलहाल कि टी और डी में से नीचे वाली रो में कौन होगा और ऊपर वाली रो में कौन होगा, इसका अभी हमें नहीं पता। जब हमें इनका नहीं पता कि टी और डी में से ऊपर वाली रो में कौन है, नीचे वाली रो में कौन है, ऐसी कंडीशन में हम एरो का इस्तेमाल नहीं करेंगे। एरो हम तब लगाएंगे जब इनका रो पता चल जाए कि कौन ऊपर वाली रो में और कौन नीचे वाली रो में। ठीक, नेक्स्ट, वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ डी फेसेस यू। बोला गया डी का एक पड़ोसी ऐसा है जो यू के सामने है। अब डी का कोई एक पड़ोसी होगा और इसके ठीक सामने कौन होगा? यू होगा। इसके ठीक सामने कौन होगा? यू होगा।
तो डी का कोई एक पड़ोसी है जिसके ठीक सामने यू है। ये क्लियर है? चलो नेक्स्ट, वन ऑफ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ डी फेसेस यू। डी का एक पड़ोसी ऐसा है जिसके सामने यू बैठा है। हु इज फेसिंग साउथ, हु का मतलब यू, यू साउथ फेसिंग रो में है। साउथ फेसिंग ऊपर वाली रो है, ध्यान रखना, यानी यू ऊपर वाली रो में है, और अगर यू ऊपर वाली रो में है तो इसके सामने वाला पर्सन नीचे वाली रो में होगा। यानी आप ये भी कह सकते हैं डी भी नीचे वाली रो में होगा, और डी के बाएं को दूसरे के ठीक सामने टी है, तो टी बेटा ऊपर वाली रो में होगा। तो हम कह सकते हैं टी और यू ऊपर वाली रो में है और डी बेटा नीचे वाली रो में। चलो नेक्स्ट देखिए, नीदर टी नॉर आर सिट्स एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। टी और आर में से कोई भी पंक्ति के छोर पर नहीं है। अब चूंकि पता है ना ये ऊपर वाली रो में, तो आप यहां लिख सकते हैं कि टी और आर बेटा यहां नहीं होगा, और टी और आर बेटा यहां नहीं होगा। पंक्ति के छोर पर टी और आर नहीं। मैं इसको हटा दे रहा हूं क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना हो, इसको थोड़ा सा ऊपर मैं लिख दे रहा हूं। Neither T nor R sits at the extreme end of the line. The one who is facing Q sits second to the right of G. बोला गया जो Q को फेस कर रहा है वो G के सेकंड राइट में है। यानी G के सेकंड राइट में कोई व्यक्ति होगा और उसके ठीक सामने Q होगा। G के राइट में सेकंड सीट पर एक व्यक्ति होगा जिसके ठीक सामने कौन होगा? Q होगा, जिसके ठीक सामने Q होगा। लेकिन अभी भी नहीं पता है हमें G और Q में से कौन सी नीचे वाली पंक्ति में, कौन सी ऊपर वाली पंक्ति में। अभी इनके रो का आइडिया नहीं, इसलिए मैंने इसको अभी अलग से लिखा है। देखो यहां रो का पता चल गया, एरो का निशान आ गया। यहां रो का पता नहीं है, एरो का निशान नहीं। ओके नेक्स्ट देखो, द वन हु इज फेसिंग Q sits second to the right of G who is not an immediate neighbor of D। यानी G जो है वो D का पड़ोसी नहीं है। D और G आपस में पड़ोसी नहीं है, डी और जी आपस में पड़ोसी नहीं है। देयर इज ओनली वन पर्सन बिटवीन जी एंड ई। बोला गया जी और ई के बीच एक ही व्यक्ति है, यानी जी से ई का स्थान दूसरा होगा, जी से ई का स्थान दूसरा होगा। और बोल दिया गया ई इज फेसिंग नॉर्थ। ये तय हो गया कि ई नॉर्थ फेसिंग में है। अगर ई नॉर्थ फेसिंग रो में बैठा है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर ई नॉर्थ फेसिंग रो में बैठा है तो जी भी नॉर्थ फेसिंग रो में होगा, और अगर जी नॉर्थ फेसिंग रो में होगा तो क्यू साउथ फेसिंग रो में होगा। साउथ फेसिंग ऊपर वाला है, नॉर्थ फेसिंग नीचे वाला है। तो जी ई अगर नॉर्थ फेसिंग में है तो जी भी नॉर्थ फेसिंग में है, यानी नीचे वाली रो में। जी नीचे वाली रो में तो क्यू ऊपर वाली रो में होगा। जी अगर नीचे वाली रो में तो क्यू ऊपर वाली रो में होगा। ओके नेक्स्ट देखिए क्या बोलेगा, टी सेट सेकंड टू द राइट ऑफ आर। आर के राइट में दूसरी सीट पर टी है, आर के राइट में दूसरी सीट पर टी है। अब मेरी बात को समझना, टी कौन सी रो में, टी कौन सी रो में? ऊपर वाली रो में ना। ऊपर वाली रो का राइट किधर चलते हैं? उल्टा चलते हैं। ऊपर वाली रो का राइट किधर चलते हैं? उल्टा चलते हैं। अब मेरी बात को सुनो, बोला गया आर के सेकंड राइट में टी होगा। अब जाहिर सी बात है अगर आर के सेकंड राइट में टी होगा इसका मतलब टी और आर सेम रो में होंगे, और अगर टी और आर सेम रो में होंगे और टी साउथ फेसिंग रो में है तो आर भी साउथ फेसिंग रो में होगा। और आर अगर साउथ फेसिंग रो में होगा तो आर का सेकंड राइट किधर चलेंगे? उल्टा चलेंगे। आर का राइट किधर होगा? उल्टा होगा। तो आर के सेकंड राइट में कौन आ जाएगा? टी आ जाएगा। आर के सेकंड राइट में कौन आ जाएगा? टी आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। आर के सेकंड राइट में कौन आ जाएगा? टी आ जाएगा। चलो नेक्स्ट, एफ इज नॉट फेसिंग साउथ। एफ का फेस साउथ नहीं है, इसका मतलब एफ नीचे वाली रो में कहीं, एफ नीचे वाली रो में। अब देखो नीचे वाली रो में कौन कौन आ गया, एक एफ है, एक डी है, एक जी और ई है। ये चार तो आ गए नीचे वाली रो में। ऊपर में कौन कौन आ गया? टी आर यू क्यू, टी आर यू और क्यू। चार नीचे वाली रो के तय हो गए, चार ऊपर वाली रो के तय हो गए। एस इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ टी। एस किसका पड़ोसी? टी का पड़ोसी है। टी का पड़ोसी कौन है? एस है।
टी का पड़ोसी कौन है? एस है। अगर टी का पड़ोसी एस है तो एस भी ऊपर वाली पंक्ति में हो गया, टी और एस ऊपर वाली पंक्ति में हो गए। अगर टी आर क्यू यू एस ये अगर ऊपर वाली पंक्ति में हो गए तो यानी जो बचे 5 होंगे वो नीचे वाली पंक्ति में होंगे। एफ डी जी ई है ही है। एक पांचवा व्यक्ति आई के बारे में हमें पहले जानकारी मिली थी कि आई पंक्ति के किसी छोर पर नहीं है, इसका मतलब आई जो है वो नीचे वाली पंक्ति में होगा। आई जो है वो नीचे वाली पंक्ति में होगा। बोलो इतना समझ में आया सभी को? देखो अब इन्हें पुट करने की कोशिश करते हैं और पुट करके देखते हैं। देखिए मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, आपको सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। हमें पता है डी के सेकंड लेफ्ट में कौन है? एक पर्सन है जिसके सामने कौन होगा? टी। इसका मतलब डी जो है इन्हीं 3 सीटों में से एक पे होगा। देखो हम डी को यहां नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? इसका कारण क्या है? देखो एक स्टेटमेंट मिला था, वन ऑफ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ डी फेसेस यू। सेकंड लाइन में, सेकंड लाइन में देखना, वन ऑफ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ डी फेसेस यू, यानी डी के पड़ोसियों में से एक यू के सामने है। डी के पड़ोसियों में से एक यू के सामने। इसका मतलब ये कि अगर हम डी को यहां रख लेंगे तो डी के कितने पड़ोसी हो जाएंगे? 2। वन ऑफ द इमीडिएट नेबर्स, वन ऑफ द इमीडिएट नेबर्स जब बोला जाता है इसका मतलब एक से ज्यादा नेबर हैं उसके, डी के एक से ज्यादा नेबर हैं। ठीक है, तो आप डी को यहां नहीं रख सकते। अब अगर हम मान लीजिए ऐसे भी अगर आप करते, अगर आप उस स्टेटमेंट को ध्यान नहीं भी देते, तो डी के सेकंड लेफ्ट में ठीक सामने टी आ गया, टी यहां आ जाता। एक एग्जांपल बस बता रहा हूं, टी के इस साइड दूसरा आर आ जाता, चलो ठीक है। डी के पहले सामने यू, डी के पहली सामने यू आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अब देखो ये पुट करना था जी के सेकंड राइट और सामने क्यू। अब देखो जी को यहां रखो, सेकंड राइट और सामने क्यू नहीं आ सकता। जी को यहां रखो, सेकंड राइट सामने क्यू नहीं आ सकता। जी को यहां रखो, सेकंड राइट सामने क्यू नहीं आ सकता। जी को यहां रखो, सेकंड राइट की सीट ही नहीं होती। तो देखो आपको आपका इतना टाइम जो है ना वो वेस्ट हो जाता अगर आपने स्टेटमेंट को ध्यान नहीं दे सकते, नहीं देते हैं तो। ठीक है, तो स्टेटमेंट को ध्यान देना बहुत जरूरी है, स्टेटमेंट को ध्यान देना बहुत जरूरी है। स्टेटमेंट क्या बोलना चाह रहा है वो ध्यान से पढ़िए। स्टेटमेंट ने बोला था वन ऑफ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ डी, यानी डी के पड़ोसियों में से एक। इसका मतलब डी के पड़ोसी निश्चित तौर पर एक से ज्यादा है, और अगर डी के पड़ोसी एक से ज्यादा है तो डी पंक्ति के किसी छोर पर नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि पंक्ति के छोर पर केवल एक एक ही पड़ोसी बन सकता है, और डी के पड़ोसी एक से ज्यादा है। इसका मतलब डी को हम एंड पर नहीं रख सकते। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, डी को अगर हम यहां रखते केस नंबर 2, तो देखो डी के सेकंड लेफ्ट और ठीक सामने टी, टी आ गया। टी के इस साइड सेकंड सीट पर आर आ गया, आर आ गया। ठीक है, क्लियर? अब देखो टी का एक पड़ोसी एस होगा। अब कौन सी सीट होगा? यानी एस इन्हीं दोनों में से एक पर आना है, एस बेटा इन्हीं दोनों में से एक पर आना है। ठीक है, क्लियर है ना? चलो अब देखो बोला गया ना, नीचे देखो डी और जी एक दूसरे के पड़ोसी नहीं होने चाहिए। तो अगर डी यहां बैठा है तो जी इन 2 सीटों पर नहीं हो सकता, जी इन 2 सीटों पर नहीं हो सकता। और हमें पता जी के सेकंड राइट और ठीक सामने क्यू आना चाहिए। तो बेटा जी को अगर हम यहां रखें, सेकंड राइट और ठीक सामने क्यू रख सकते हैं? जी बिल्कुल रख सकते हैं। तो जी को यहां रख लिया, सेकंड राइट और ठीक सामने क्यू आ गया। अब हमें पता है जी से दूसरे स्थान पर ई को भी आना है, तो जी से पहला दूसरा स्थान पर कौन आ गया? ई आ गया। ये दोनों जानकारी हमने रख ली। अब हमें पता है नीचे वाली पंक्ति में आई को आना है, और आई पंक्ति के छोर पर है नहीं। इसका मतलब आई के लिए तो एक ही जगह बची। अब देखो जी आई ई डी आ गया, बचा है एफ, तो एफ के लिए आखिरी सीट आ गई। नीचे वाली रो का हमारा काम पूरा होता है। अब हम क्या करेंगे इसी तरह, अब हम क्या करेंगे इसी तरह ऊपर वाली रो का काम करेंगे। ऊपर वाली रो का काम, ऊपर वाली रो में देखिए हमें बोला गया था टी का एक पड़ोसी एस भी है,
अब टी के इस साइड तो ऐसा आ नहीं सकता, दूसरी साइड ऐसा आ जाएगा, तो दूसरी साइड ऐसा आ गया, तो एस टी क्यू आर आ गया है, एस टी क्यू और आर आ गया है, बचा कौन है, यू, तो ऊपर वाली रो में कौन आ जाएगा बेटा, यू आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन होता है सॉल्व। राहुल अगर इतने में ही खिचड़ी बनने लगी ना तो बेटा आगे तो बहुत कष्ट होगा, बहुत कष्ट होगा। ये तो प्री का क्वेश्चन मैंने कराया, अभी मेंस तो बाकी ही है। बोलो ये, तो इसलिए राहुल नहीं समझ में आया पहली बार में, तो आपके आपकी ये फिर जिम्मेदारी बनती है कि इस वीडियो को आप एक बार और देखेंगे। जैसे ही इसकी रिकॉर्डिंग अपडेट हो जाए तो आप इस वीडियो को दोबारा देखेंगे। इतने 4 स्टेटमेंट, 4 लाइन और 5 लाइन में अगर खिचड़ी बनने लगा ना तो आगे पता नहीं क्या क्या और बनाओगे। ठीक है, खिचड़ी रायता सब फैलेगा फिर तो, है ना राहुल। इसलिए टेंशन नहीं लेना, अगर एक बार में नहीं समझ में आया ना तो इस वीडियो को दूसरी बार जब देखिएगा पॉज कर करके देखिएगा, हो जाएगा। डी को 2 3 पर क्यों नहीं रखे लेफ्ट से? अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है, पहले इस बात को समझिएगा। डी को बेटा हम यहां नहीं रख सकते, क्यों? क्योंकि डी के लेफ्ट में दूसरा एक व्यक्ति बैठा है, अगर डी को यहां रखेंगे तो लेफ्ट में दूसरी सीट नहीं। डी को आप यहां भी नहीं रख सकते क्योंकि डी के लेफ्ट में दूसरे सीट पर होना चाहिए कोई व्यक्ति, तो डी के लेफ्ट में एक ही सीट बचेगी, दूसरे सीट के सामने टी आना था, संभव ही नहीं हो पाएगा। अब डी को लेकर ये एक पॉसिबिलिटी बची थी। आप इस पॉसिबिलिटी को अगर चेक करेंगे तो देखो प्रॉब्लम क्या आएगी वो मैं आपको बताता हूं। प्रॉब्लम ये आएगी कि द मोमेंट आपने डी को यहां रखा, द मोमेंट आपने डी को यहां रखा, तो हमें पता है ना डी और जी पड़ोसी नहीं है, डी और जी पड़ोसी नहीं है, तो अगर डी यहां आ गया तो जी तो बेटा इन दो जगह पे आएगा नहीं, इन दो जगह पे जी तो आएगा नहीं। अब जी के लिए या तो ये सीट बचेगी या तो ये सीट बचेगी, और हमें बोला गया जी से दूसरे स्थान पर किसको बिठाना है, ई को। जी से दूसरे स्थान पर कौन है, ई है। अगर हम जी को यहां रखें तो दूसरे स्थान पर ई नहीं आ पाता क्योंकि डी है, और जी को अगर यहां भी रखते तो भी इससे दूसरे स्थान पर ई नहीं आ पाता क्योंकि यहां क्या है बेटा, डी है। हाँ, डी है। ठीक है, क्लियर? बोलो यहां तक चीजें क्लियर हैं, हाँ या ना? अब क्वेश्चंस कर लो। बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सी जानकारी सही है? एफ इज नॉट एट द ईदर ऑफ द एंड ऑफ द, अरे भैया एफ तो एंड पर ही बैठा है, यानी ये बात तो गलत हो जाएगी। ई इज फेसिंग द इमीडिएट नेबर ऑफ आर, आर के नेबर को फेस कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। आर का देखो नेबर है ना क्यू, और इसके ठीक सामने ई है, तो आर के नेबर को फेस कर रहा है कौन, ई। तो सेकंड वाला जो है वो ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मैं हमेशा बोलता हूं क्योंकि देखो बेटा ये टॉपिक ही आपका डिसाइडर है, ध्यान रखना। अगर बैंक में नौकरी चाहिए तो सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स, इन दो टॉपिक पर आपको कमांड करना होगा, और इसी दो टॉपिक से सबसे ज्यादा बच्चे भागते हैं जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं होता। तो बच्चों के सिलेक्शन नहीं होने का कारण है यही दो टॉपिक, सिटिंग अरेंजमेंट और पजल, तो इस पर थोड़ा कमांड रखना है। ठीक, 17वां क्वेश्चन देखिए। बोला गया हु अमंग द फॉलोइंग इज सिटिंग डायगोनली अपोजिट जी, जी के डायगोनली, डायगोनली मतलब विकर्ण, विकर्ण में कौन बैठा है, यू बैठा है। जी के विकर्ण में कौन बैठा है, यू बैठा है, तो हमारा आंसर यू हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ डी विथ रेस्पेक्ट टू एफ। डी की पोजीशन एफ के रेस्पेक्ट में इमीडिएट लेफ्ट, एफ के इमीडिएट लेफ्ट में डी है, इमीडिएट लेफ्ट, यानी फोर्थ पोजीशन, फोर्थ होगा आंसर, फोर्थ होगा बेटा आंसर, इमीडिएट लेफ्ट। क्वेश्चन नंबर 19,
हु अमंग द फॉलोइंग आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ ई, ई के पड़ोसी कौन कौन है, आई और डी है, डी और आई, ऑप्शन सेकंड। ठीक, चलो 20वां क्वेश्चन देखिए, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन अ सर्टेन वे एंड हेंस फॉर्म अ ग्रुप व्हिच इज द वन दैट डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। 5 में से 4 जो हैं वो किसी एक प्रकार से एक ग्रुप का हिस्सा है। कौन सा है जो इस ग्रुप का हिस्सा नहीं है? जैसे पहला देखो एस और आई, तो आप पहले देखेंगे एस कहाँ है और आई कहाँ है। देखो एस यहाँ है और आई यहाँ है, एस और आई। क्यू और डी, क्यू और डी, ठीक है। आर और ई, देखो आर ई, टी जी, टी जी, टी जी, और बेटा यूएफ, यूएफ। तो इनमें से अलग कौन सा लग रहा है? यूएफ ही तो लग रहा है, यूएफ हमेशा आमने सामने है। बाद बाकी जो भी है 2 लेटर वो इमीडिएट नेबर के सामने वाला है, इमीडिएट नेबर के सामने वाला है। पूछा गया डायगोनली ऑपोजिट जी, जी के डायगोनल ऑपोजिट ये नहीं होगा। डायगोनल मतलब होता है एंड टू एंड बेटा, डायगोनल का मतलब क्या होता है? एंड टू एंड। एक स्क्वायर जब बनाते हो या रेक्टेंगल बनाते हो, रेक्टेंगल में डायगोनल कौन सा होता है? ये डायगोनल माना जाएगा, ये डायगोनल माना जाएगा। ठीक, ये ध्यान रखना बेटा, डायगोनल होते हैं एंड। चलो, तो ये सारे क्वेश्चन हो गए। तो अब इसी तरह मिलते हैं बेटा अगली क्लास में और इसके आगे के क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, आगे के क्वेश्चन को करेंगे। एक मैंने क्वेश्चन रखा है होमवर्क के लिए, उसे करके देखना, इसके आगे वाला मैं करा दूंगा। ठीक, आगे के क्वेश्चन मैं करा दूंगा। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।